हेलो एवरीवन, सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो इधर मैं आप लोगों का जो मार्च 2023 का एसपी का बोर्ड पेपर था तो वो सॉल्व करवा के लेने वाली हूँ। तो आई होप इससे पहले जो वीडियो मैंने मार्च 2022 का जो वीडियो डाला था वो आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। अपना बहुत सारी चीजें जो मिस्टेक हो रही हैं, जो इम्प्रूवमेंट चाहिए, जो सारी आंसर में पॉइंटर्स चाहिए, वो सारी चीजें आपने देख लिया होगा, समझ लिया होगा। इससे क्या होता है, हमारा प्रैक्टिस होता है, बाकी कुछ नहीं। और ट्राई करना कि आप जितना रिटन प्रैक्टिस कर सको थ्योरी सब्जेक्ट का उतना रिटन प्रैक्टिस करो, बिकॉज इट बिल्ड कॉन्फिडेंस इन अस। एंड ये होता है कि एक मॉक टेस्ट पेपर जैसा हो जाता है, एक रिवीजन पेपर जैसा हो जाता है कि जहां पे हम प्रिपेयर हो जाते हैं अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बिफोर द एग्जामिनेशन। तो हमको उस टाइम पे ब्लैंक, पैनिक, ये सारी चीजें जो नॉर्मली बच्चों के साथ होती है थ्योरी सब्जेक्ट में, वो सारी चीजें नहीं होती है, या जो चांसेस है उसके कम हो जाते हैं। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप, ये सारी चीजें बहुत ही अच्छी बात है। तो यार करो, अच्छे से सॉल्व करो। तो इधर जो है हम मार्च 2023 का बोर्ड पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो मेरा सजेशन अगेन यही रहेगा कि आप सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी के ऐप पे जाना, फ्री स्टडी मटेरियल पे पहले ये बोर्ड पेपर डाउनलोड करना, खुद ट्राई करना सॉल्व करने की, एंड देन ये जो वीडियो है वो आप कंटिन्यू कर सकते हो। क्योंकि इससे, जो मैंने पहले वीडियो में बहुत बार बोला, इससे क्या होता है, आप लोग अपने मिस्टेक से सीखते हो, आप लोग अपनी गलतियों को इम्प्रूव करते हो, तो वो ज्यादा लंबे तक याद रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है आपका टोटल। उसमें वेरियस टाइप ऑफ 5-5 मार्क्स के सब क्वेश्चंस आते हैं, और मैच द फॉलोइंग, ऑड वन आउट। तो इसमें देख लेते हैं क्या आया है। तो सबसे पहला जो हर वक्त नॉर्मली आता है कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द MCQs, और आपको उसके करेक्ट सेंटेंस बना के लिखना है विद द करेक्ट ऑप्शन। तो देखो इधर लिखा हुआ है, फर्स्ट कंपनी हैज टू पे व्हाट टू द गवर्नमेंट, तो इट इज टैक्सेस। देन नेक्स्ट का किसको हम, जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर को हम फ्री ऑफ कॉस्ट क्या देते हैं, तो इट इज बोनस शेयर्स, आपको पता होना चाहिए। देन है डैश इज द प्रूफ ऑफ टाइटल ऑफ शेयर्स, क्या होता है वो शेयर सर्टिफिकेट होता है। एंड देन डिबेंचर कौन सा कैपिटल है, बोरोड कैपिटल है। एंड डिविडेंड किसको पहले दिया जाता है और किसको नेक्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, तो पहले प्रायोरिटी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दी जाती है। तो ये जो था ये बहुत इजी था पार्ट। एंड देन बी ट्रू एंड फॉल्स बताना है आपको। तो उन्होंने बोला है कि क्या फाइनेंस, मनी एंड मनी मैनेजमेंट है। तो ये अपने बुक का जो पहला सेंटेंस है, पहले जो पैराग्राफ में एक लाइन आपको मिल जाएगी, तो इट इज ट्रू। क्या शेयर सर्टिफिकेट पार्टली एंड फुल्ली पेड अप शेयर के लिए, दोनों के लिए मिलता है, तो येस इट इज ट्रू। क्या गवर्नमेंट कंपनी अपने मेंबर से डिपॉजिट कलेक्ट कर सकते हैं, तो इट इज फॉल्स, बिकॉज वो सिर्फ पब्लिक से कर सकते हैं। क्या डिपॉजिटर्स को कोई वोटिंग राइट होती है, तो इट इज फॉल्स, कोई भी वोटिंग राइट नहीं दी जाती है। एंड प्राइमरी मार्केट इज ऑल्सो नोन एज न्यू इशू मार्केट। ये सेकेंडरी मार्केट जो होता है वो उधर सेकेंड हैंड इश्यूज चलते हैं, प्राइमरी मार्केट में न्यू इशू ही इशू किए जाते हैं। ओके, नाउ सेकेंड जो थर्ड वन है वो फाइंड द ऑड वन है। तो सबसे पहले आप देखोगे कि फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू एंड रिडम्पशन वैल्यू। तो ये जो फेस वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू है, ये दोनों इक्विटी शेयर, ये किसी भी शेयर का क्या होता है, दो प्राइजेस होते हैं। एक उसमें इशू प्राइस आना चाहिए, बट इधर नहीं है। थर्ड वन क्या है, रिडम्पशन वैल्यू है, तो वो ऑड वन आउट होगा। देन सेकेंड थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा मुझे। इन्होंने सेकेंड क्या दिया है, कन्वर्टेबल डिबेंचर, इररिडीमेबल डिबेंचर एंड सिक्योर्ड डिबेंचर। इधर ना बच्चे बहुत बड़ा कंफ्यूजन होगा उनको कि यार ये सारे के सारे टाइप्स ऑफ डिबेंचर है, तो इसमें ऑड वन आउट क्या होना चाहिए। तो यस, बिकॉज दे हैव सेड कि इररिडीमेबल डिबेंचर्स जो है वो कभी ना रिडीम होने वाले डिबेंचर्स है, ऐसा कन्वर्टेबल एंड सिक्योर डिबेंचर में नहीं होता है। तो इसीलिए इररिडीमेबल डिबेंचर ऑड वन आउट होगा। लेकिन इधर यस, कंफ्यूजन का जो होता है ना, डाउट तो है कि कौन सा होगा, क्योंकि बच्चों को इतना वास्ट चीज नहीं पता रहता है, या वो कंफ्यूज हो सकते हैं इधर पे। तो यार ये चीज ध्यान लेके जाना, जब ऐसा क्वेश्चन हो आएगा तो आपको इररिडीमेबल डिबेंचर करना है। नाउ थर्ड वन क्या है, डिविडेंड वारंट, इंटरेस्ट वारंट एंड डीमैट। तो इधर दोनों वारंट है, वो किसमें हम देते हैं जब हमको इंटरेस्ट या डिविडेंड पे करना पड़ता है,
बट इंटरेस्ट जो है इधर ऑड वन आउट रहेगा ना। फोर्थ, डिपॉजिटरी सिस्टम में दो एलिमेंट पार्टिसिपेंट बोल सकते हो, डीपी एंड डिपॉजिटरी है, बट आरबीआई उधर नहीं है। फिफ्थ वन इज फाइनल डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। तो ये जो डिविडेंड है ये दोनों शेयर होल्डर को मिलता है, बट इंटरेस्ट हम आउटसाइडर दैट इज क्रेडिटर को देते हैं। नाउ D1 इज सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन में आप देख सकते हो इक्विटी शेयर किसको जाएगा, तो फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड जाएगा। ऑपरेशन ऑफ लॉ किसको जाएगा, तो आपको मैंने ये सारी चीजें डिटेल में बताया हुआ है। यस, आप बोलोगे मैम इतना फास्ट क्यों पढ़ा रही है, तो ये सारी चीजें मैंने OCM के पेपर सॉल्विंग में भी बताया हुआ है कि आपको कैसे ये आंसर प्रेजेंट करना है। जैसे मैंने प्रेजेंट किया है तो वैसे तो बिल्कुल भी नहीं करना, बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ स्पेस हेयर। इधर मैंने सिर्फ आंसर बताने के लिए आपको ऐसा प्रेजेंट किया है, बट ऐसे अगर आप करोगे तो आपको हो सकता है 0 मार्क्स मिल जाए, है ना। फिर बोलोगे कि मैम प्रीति मैम ने तो हमको ऐसे बोला था। बी, ऑपरेशन ऑफ लॉ में क्या आएगा, ऑपरेशन ऑफ लॉ में ट्रांसमिशन ऑफ शेयर चैप्टर नंबर 3 में आपको मिलेगा इसका आंसर। डिबेंचर सर्टिफिकेट के आगे क्या आएगा, तो इशूड विद इन 6 मंथ ऑफ अलॉटमेंट। डिबेंचर सर्टिफिकेट 6 मंथ ऑफ अलॉटमेंट मिलना चाहिए। डीमेटलाइजेशन क्या होता है, तो इट इज अ प्रोसेस जहां पे फिजिकल टू इलेक्ट्रॉनिक मोड जो शेयर्स है वो ट्रांसफर होते हैं। ओल्डेस्ट स्टॉक इन इंडिया कौन सा है, तो BSE है। तो देखो यार, मुझे ऐसा लगा जब मैंने सॉल्व किया कि अगर आप लोगों ने ये अपना जो SP सब्जेक्ट है वो अगर अच्छे से पढ़ा हुआ है तो ऑब्जेक्टिव में ये 20 मार्क्स अगर आप ग्रैब कर पाओ, मतलब कि आपने ऑलरेडी एक अचीव कर लिया है, ठीक है। तो ये एक स्टेज है ऑब्जेक्टिव का जहां पे अगर आप 20 मार्क्स ग्रैब कर लेते हो तो यू हैव डन वेरी गुड थिंग। मतलब किसी सब्जेक्ट में भी, चाहे वो अकाउंट्स हो या चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आप ये 20 मार्क्स हासिल करने में काबिल होते हो तो एक स्टेज पार हो गई आपकी उस एग्जाम की, ठीक है। तो मतलब आपने बहुत बड़ा काम कर दिया। अब आपको दूसरा बड़ा काम करना है जो कि अब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आएंगे, जो रिटन टाइप क्वेश्चंस है। तो मैं आपको बोलूंगी यार अच्छे से करो, ये 20 मार्क्स कहीं जाने नहीं चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए और अच्छे से प्रेजेंट करो पेपर। जैसे इधर तो आपको रीराइट करना है, ठीक है, रीराइट दी सेंटेंस करना है, बट अगर आप नीचे ट्रू एंड फॉल्स में देखोगे तो ट्रू एंड फॉल्स में ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो आप क्वेश्चन नंबर लिख के उसके आगे ट्रू है या फॉल्स है वो लिख सकते हो, आपको क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। बट एंड फाइंड दी ऑड वन में भी आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो। एंड इधर मैं बोलूंगी, आपको सजेस्ट करूंगी जब आप ऑप्शंस फ्रॉम दी ब्रैकेट आता है, सेलेक्ट दी ऑप्शन फ्रॉम ब्रैकेट, तो डू मेक दी टेबल ओनली, क्योंकि एग्जामिनर को भी चेकिंग में इजी हो जाएगा और आपको भी प्रेजेंट करने में इजी हो जाएगा। तो फिर टेबल बना देना और अंडरलाइन कर देना जो आप आंसर लिखने वाले हो, जैसे इन्होंने दिया हुआ है। ग्रुप बी में अगर आप फर्स्ट का आंसर लिख रहे हो 1 में, तो 1 को अंडरलाइन कर देना, बिकॉज वो आपका आंसर है और एग्जामिनर का क्वेश्चन इक्विटी शेयर था। तो ये बात मुझे बोलनी थी, तो थोड़ा प्रेजेंटेशन में ध्यान रखना। नाउ जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो किस चीज के ऊपर है, तो टर्म्स एंड कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन करना है। इधर सिर्फ मद्दे नजर रखते हुए, मतलब इधर जो ध्यान रखने वाली बात ये है, फोकस करने वाली बात ये है कि इधर आपके पास टाइम बहुत होने वाला है, बिकॉज ये मेरा टारगेट होता है किसी भी बच्चों को बोलने के लिए कि 15 मिनट्स 10 to 15 मिनट्स में ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन खत्म हो जाना चाहिए। इससे ज्यादा आप इसको टाइम नहीं देंगे, बिकॉज हमारे पास एसपी का और भी ज्यादा पेपर है और एसपी का जनरली पेपर क्या आता है, लेंदी आता है, तो आपको स्पीड पहले से ही रखनी है। ध्यान में आया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में आप बच्चे जो नॉर्मली या कॉमनली मिस्टेक करते हैं कि वो बहुत ज्यादा टाइम इधर इन्वेस्ट कर देते हैं और जिसके वजह से उनका टाइम वेस्ट हो जाता है। तो हमको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। ईच क्वेश्चन हमको कितना पॉइंट लिखना है, बिकॉज ये 2 मार्क्स का है, तो यू कैन राइट 2 to 3 पॉइंट्स। इससे ज्यादा पॉइंट्स आपको हर एक क्वेश्चन में नहीं लिखना है। तो ये पॉइंटर्स आपके लिए एक लिमिटेशन की तरह होंगे कि इससे ज्यादा आपको नहीं लिखना है। गो फॉर पहले मीनिंग लिख दो, है ना, देन आप थोड़ा उसको एक्सप्लेनेशन कर सकते हो 2 to 3 पॉइंट्स में जो आपको पता है, और गो फॉर जो आपको बेस्ट पता है आंसर, ठीक है, कि कोई भी चूज कर लिया, हाँ चलो लिख लेंगे इसके बारे में, ऐसे मत करो। जो आप जहां पे आप कंटेंट दे सकते हो, जहां पे आप राइटिंग लिख सकते, मतलब राइट कर सकते हो उस क्वेश्चन को अच्छी तरह से, वो वाला क्वेश्चन सेलेक्ट करो और वो क्वेश्चन अच्छे से लिखो, आंसर अच्छे से लिखो। ओके, नाउ अब जो मेरा फेवरेट क्वेश्चन रहता है हर वक्त, क्वेश्चन नंबर 3, बिकॉज उससे हमारा थोड़ा लॉजिक
जो हमने अगर अपने सब्जेक्ट को प्रैक्टिकली समझा है, कंसेप्चुअली समझा है, तो ही ये क्वेश्चन आंसर आप हमको आएंगे, वरना हमको ये क्वेश्चन आंसर नहीं आएंगे। सो स्टडी द फॉलोइंग केसेस सिचुएशन एंड एक्सप्रेस और ओपिनियन एनी टू। तो आपको कोई भी ये 3 में से 2 करना है। तो अगेन आई विल से कि सेलेक्ट कहाँ पे आप मिस्टेक नहीं कर रहे हो, वो वाला आंसर आपको लिखना है। तो अगर आप, हाँ, बहुत बार ये मैंने कभी नहीं बोला, बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे ना ये चीज नहीं पढ़ लेते कि एनी टू करना है। तो उसमें क्या होता है कि जो बच्चों ने पहले 2 सॉल्व किए रहते हैं वो चेक होते हैं, ठीक है। मतलब जनरली जो एग्जाम का सिस्टम क्या होता है कि अगर आप लोगों ने ये एनी टू नहीं सॉल्व किया, गलती से आपने तीनों के तीनों सॉल्व कर लिए, तो जो आपने पेपर में पहले 2 सॉल्विंग की है उसकी चेकिंग पहले होगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान से देखना है कि इधर आपको कितना करना है। जैसे कि अगर आप देख रहे हो तो इधर आपको 4 में से कोई भी 2 करने हैं। तो अगर आप फॉर एग्जांपल गलती से 6 कर देते हो तो पहले 4 ऑटोमेटिकली चेक होंगे। मतलब ऐसे नहीं कि आपके आंसर में से बेस्ट चूज किया जाएगा, नहीं, आपके पहले 4 जो आपने लिखे हुए हैं वो सेलेक्ट किए जाएंगे और वो चेक करेंगे। तो आपको ऑप्शन देखना है कितने ऑप्शन है और उसी के हिसाब से आपको राइटिंग करनी है, ठीक है। क्योंकि बहुत बार ये मिस्टेक बच्चों से होती है, तो डोंट मेक दिस मिस्टेक, क्योंकि यही मिस्टेक को कवर करने के लिए ये हम सारी चीजें कर रहे हैं, बोर्ड पेपर जो है सॉल्व कर रहे हैं, ताकि आपको सबका ऑप्शन पता हो। और पेपर पैटर्न यही आने वाला है, ठीक है। आपका फिक्स पेपर पैटर्न है कि 20 मार्क्स के लिए ऑब्जेक्टिव आएगा, सेकंड क्वेश्चन आएगा जहां पे आपके 6 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से आपको 4 करने हैं। तो यही है, तो फिर उसमें डरने की क्या बात है। आपको दिमाग में फिक्स रखना है, प्रैक्टिस करके जाना है कि इधर 2 ही लिखने हमको, है ना। तो अगर आप पहले वाला क्वेश्चन देख सकते हो तो एक न्यूली फॉर्म्ड कंपनी थी जिन्होंने अपने शेयर को रेस किया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अब एडवाइस करो अब इस सिचुएशन में क्या करेगी। तो उन्होंने सबसे पहले बोला हुआ है कि अगर उनको पैसा चाहिए तो क्या उन्होंने आईपीओ करना चाहिए या एफपीओ करना चाहिए। तो आपने अगर एसपी अच्छे से पढ़ा है या मेरे वीडियोस अच्छे से देखा है, क्योंकि सारी चीजें चाहे अकाउंट्स हो, इकोनॉमिक्स हो, एसपी हो, ओसीएम हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, ये सारा सिलेबस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब पे है अपलोडेड। तो ऐसा हर साल का एक जो बच्चों का शिकायत रहता है ना कि सर आप पेड बैचेस लेते हो, यूट्यूब पे नहीं सिखाते हो, तो इस साल हमने पूरी मेहनत करके, पूरा कोशिश करके आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें यूट्यूब पे दी है। तो अगर दी है तो उसका जो फायदा है वो आपको उठाना है, वो हमारा जो काम है वो खत्म हो चुका है। तो आपको सारे कंप्लीट चैप्टर्स भी मिलेंगे, लेक्चर्स वाइज जो ये क्या बोलते हैं कंसेप्ट वाइज भी लेक्चर्स मिलेंगे। तो जैसे आपको पसंद आता है वैसे देखो, एक बार देखो। अगर स्टिल आप ये वीडियो देख रहे हो और आपको नहीं पता था तो एक बार सारे सब्जेक्ट के वो वीडियो देखो, शेड्यूल बनाओ आपको क्या देखना है। क्योंकि मैं बोल रही हूँ वो जो अगर आप एक बार एक मेंटोर से सीख जाते हो तो आपको अपने सब्जेक्ट पे थोड़ा कमांड आता है। वो कमांड आने के बाद आपको चीजें जब इजी लगती हैं तो आपको इंटरेस्ट आता है सब्जेक्ट में, और इंटरेस्ट आने के बाद अपने आप चीजें जो है इजी होती रहती है। तो इसीलिए मैंने बोला कि आप देखो, पहली बात कोई भी सब्जेक्ट हो और कोई भी इंसान रहने दो तो उसको वो सब्जेक्ट टफ लगने वाला है। इट्स नॉट यू जिसको आप सब्जेक्ट टफ लग रहा है। तो अगर आप एक मेंटोर सेलेक्ट करके उससे चीजों को समझते हो तो चीजें आसान होती है। आपने भी ये फील किया होगा। तो पहले वो सब्जेक्ट अगर टफ लग रहा है तो मतलब आपका सबसे पहले तो समझने में गलती हो रही है। तो पहले समझो क्या चीज है ना। सारी चीजें हमारे यूट्यूब पे दी गई है, तो डू वॉच। अभी भी टाइम है 4 महीने, अगर मैं अभी से काउंट करूं तो 4 महीने आराम से हैं आपके पास। सब्जेक्ट कंप्लीशन करने का भी टाइम है। लास्ट तक मत छोड़ो, लास्ट तक भगवान भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। ओके, तो सबसे पहला जो है उन्होंने बोला है कि ये आईपीओ है या एफपीओ। तो जैसे कि मैंने आपको बोला है कि जब भी न्यूली फॉर्म्ड कंपनी होती है और पहली बार मार्केट में इशू करती है तो उसको हम आईपीओ बोलते हैं। क्या कंपनी इधर बोनस शेयर इशू कर सकती है? कैसे कर सकती है बोनस शेयर? इनके एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स ही नहीं है अभी तक, क्योंकि ये तो न्यूली फॉर्म्ड कंपनी है ना, तो ये इसीलिए वो बोनस शेयर्स इशू नहीं कर सकती, ऑफर नहीं कर सकती। क्या कंपनी अंडर राइटिंग एग्रीमेंट में एंटर कर सकती है? यस, अंडर राइटिंग एग्रीमेंट क्या होते हैं? जहां पे
उनको ऐसा लगता है कि हमारे जो शेयर्स है वो अनसब्सक्राइब होंगे, 90% से मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं होंगे, तो दे कैन एंटर इनटू अंडर राइटिंग एग्रीमेंट, जहां पे एक इंस्टीट्यूशन उनके सारे अनसोल्ड शेयर को खरीद लेता है और वो जो आईपीओ या एफपीओ का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है, बिकॉज ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है मिनिमम सब्सक्रिप्शन का, वो है 90%। तो आपको पूरा कंप्लीट सेंटेंस लिखना है कि कंपनी शुड ऑफर थ्रू आईपीओ, no company cannot offer bonus share to raise its capital because it is newly formed company and there is no existing equity shareholder. Yes, company can enter into underwriting agreement if they मतलब through नहीं, through तो underwriting with underwriter आप बोल सकते हो, underwriting agreement with their underwriter। ठीक है, इतना ही आपको लिखना जरूरी रहेगा। नाउ अब जो है एक किशोर इंसान है जिसको अपने जो 25 शेयर्स है वो क्या करवाने हैं, डीमैट करवाने हैं, और उनके सर्टिफिकेट का नंबर ये और डिस्टिंक्टिव नंबर उनके शेयर्स का ये है। तो कौन सा फॉर्म वो भरेगा, तो डीआरएफ, ठीक है, डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म वो भरेगा। आरएफ रीमेटलाइजेशन के लिए होता है, जो उल्टा प्रोसेस है, ठीक है। तो इधर फिजिकल टू इलेक्ट्रॉनिक जाना है तो डीमैट होता, सॉरी डीआरएफ होता है। नाउ क्या डीमैट फॉर्म में हमें इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर भरने की कोई जरूरत होती है, तो नहीं, इधर हमको कोई भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, वो सब फिजिकल, जब शेयर सर्टिफिकेट हमारे पास होता है तो सारे वो चीजें होती हैं, इधर कोई भी रिक्वायरमेंट उस चीज की नहीं है ना। जब मेरे को शेयर ट्रांसफर करना है तो क्या मुझे शेयर सर्टिफिकेट जो है नंबर वो मेंशन करने की जरूरत है क्या, तो नहीं। डिस्टिंक्टिव नंबर मेंशन करने की जरूरत है क्या, तो नो। तो आपको जो आंसर है पूरा कंप्लीट लिखना है, सिर्फ नो या एस नहीं लिखना है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि बच्चे मेरा आंसर देख के वो वैसे ही गलती कर देते हैं। एंड मैंने आंसर पहले ही से क्यों लिख के आई हूँ, आंसर में बिना लिख के भी आपको बता सकती हूँ, बट क्या होता है, मैं वीडियो को सबसे ज्यादा शॉर्ट बनाना चाहती हूँ क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, तो मेरे को भी जल्दी से आंसर आ जाएगा और आपको भी जल्दी से आंसर पता चल जाएगा, तो वो जल्दी जल्दी सारे वीडियोस आप देख सकते हो इसलिए, ठीक है। बाकी मेरे को सब्जेक्ट पे कमांड नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। बच्चे बोलेंगे मैम आंसर लिख के आ रही है, मैम तो चीटिंग कर रही है, मैम आप पहले से आंसर लिख के आ रहे हो, तो इट जस्ट कि जल्दी से सारी चीजें हो। ओके, थर्ड वन, डायमंड कंपनी लिमिटेड इज कंसिडरिंग टू डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड। तो उन्होंने बोला है कि कितने दिनों में डिविडेंड अकाउंट में पैसे चले जाना चाहिए आफ्टर डिक्लेरेशन, तो इट इज 5 डेज। चैप्टर नंबर 10 में आपको इसका आंसर मिलेगा, आफ्टर डिक्लेरेशन। डीसी मतलब मैंने शॉर्ट में लिखा है, इट इज आफ्टर डिक्लेरेशन। एंड शेयर होल्डर के अकाउंट में कितने दिनों में जाना चाहिए आफ्टर डिक्लेरेशन, तो इट इज 30 डेज आफ्टर ऑफ इट्स डिक्लेरेशन या आफ्टर डिक्लेरेशन बोल सकते हो। तो क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंटरिम डिविडेंड आउट ऑफ कैपिटल दे सकते, कोई भी डिविडेंड कैपिटल से नहीं दिया जा सकता है, ये स्ट्रिक्ट कंपनीज एक्ट का प्रोविजन है। तो कैपिटल में से इशू नहीं होता है ना, कैपिटल प्रॉफिट में से हो सकता है, कैपिटल में से नहीं हो सकता ना। आप बोलोगे मैम ये कैपिटल प्रॉफिट क्या है, तो एंड कैपिटल तो पता ही है, तो ये आपको वीडियो में पता चलेगा, इधर मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ व्हाट इज कैपिटल प्रॉफिट। तो आपको मेरे चैप्टर नंबर 10 का जो वीडियो है वो देखो, उसमें आपको पता चल जाएगा। और ये जानना जरूरी है यार, सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़ो, इधर आपको पूरी जिंदगी अभी पढ़नी है। अभी इसके आगे 4-5 साल तो आराम से पढ़ने वाले हो ना, तो देख लो ना थोड़ा सा टाइम निकाल के, क्या ही जाएगा। इधर मैं थोड़ा अभी स्ट्रिक्ट होने वाली हूँ क्योंकि अब आप लोगों का जो एग्जाम है वो एकदम पेंडिंग है। तो प्लीज 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 थोड़ा सा अपने अंदर वो एटीट्यूड, फॉर ग्रांटेड वाली जो एटीट्यूड है ना, पोस्टपोन वाली जो एटीट्यूड है, डीले करने को चीजों को, आलसपना, वो मत करो। प्लानिंग बनाओ कैसे कब करना है, फेस्टिव सीजन के या ये फंक्शंस के धागों में मत बंधो। अगर आपको अपने लाइफ में सक्सेस पाना है तो ये मेरे टीचर्स मुझे बोलते थे, और आज मैं आपके सामने एक एज अ सीए खड़ी हूँ, एज अ मेंटोर खड़ी हूँ, जो मैं भी आज वही रिपीट कर रही हूँ कि ये जो फंक्शंस है ये आते रहते हैं, ये जो है ना शादी वादी है, ये जो बहुत सारे अपने इंडियन ट्रेडिशन में बहुत सारी चीजें होती है वो आती रहेंगी, बट आपका ये जो टाइम है वो नहीं आएगा। एक बार ये पानी बह गया, एक बार ये टाइम बह गया तो बह गया। भगवान से भी मांगोगे कि मुझे मोहलत दे दो, नहीं आएगा।
ये जो टाइम है ना, इतना प्रेशियस टाइम होता है ना कि एक बार ये टाइम जाने के बाद आपको लगता है यार शायद मैंने तब कर लिया रहता तो मुझे आज ये दिन ना देखना पड़ता। तो ये बोलने की जरूरत ना आए आपके पास, तो प्लीज मेरी बात मानो, अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दो एंड मेक मी प्राउड यार, मेक योर पेरेंट्स प्राउड कि यस मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चों ने करके दिखाया है। आप उनको एकदम उनका नाक ऊंचा कर दो, है ना, बोलते हैं ना नाक कटवा दी, ये कर दिया। तो मैं बोल रही हूँ कि आप उनकी जो इज्जत है, ईगो है, उन्होंने बहुत सुना है यार आपके वजह से, बहुत सुना है ऐसा। मैं भी पेरेंट्स बनी हूँ एंड रिसेंटली, तो मैं क्या क्या कर रही हूँ उसके लिए कभी कभी सोचती हूँ कि मैं इतना कुछ कर रही हूँ इसके लिए, कब करेगा ये मेरे लिए इतना, है ना, ये कर भी पाएगा क्या, या मुझे छोड़ के चला जाएगा, या मेरी बात भी मानेगा जब ये इसको अकल आएगी। तो शायद आपके पेरेंट्स को भी यही लगा होगा। तो दे आर योर गॉड, ठीक है, आपके भगवान है वो। अगर आप उनको चोट पहुंचाओगे ना तो जिंदगी में कभी आपको फल नहीं मिलेगा, आपको रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, वो आपके भगवान होने चाहिए। और बिकॉज देखो, ऊपर जो हम जहाँ पे हाथ जोड़ दे मंदिर में, उन भगवान को नहीं देखा है, बट यही अपने भगवान हैं, ठीक है। उनको पूजो, उनकी बात मानो, वो जो बोल रहे हैं वो आपके भले के लिए बोल रहे हैं। उन्होंने जो फीस भरी है वो बहुत मेहनत करके आपके लिए फीस भरी है, तो वो चीजों का जो रिटर्न्स है उनको मिलना चाहिए। दे डिजर्व इट, बिकॉज जितनी उनकी काबिलियत थी उससे ज्यादा वो आप लोगों को कर रहे हैं, ठीक है। ये हर कोई पेरेंट्स ऐसे ही होता है कि जिनके उनके जितना उनमें दम था ना उससे ज्यादा वो आप लोगों को कर रहे हैं। तो उनको कभी सैड मत करो, उनको थोड़ा ही चाहिए आप लोगों से, थोड़ा ही एक्सपेक्टेशन है एंड आप उनको दे दो। तो यस, ये सब सारी चीजें बातें आप बोलोगे कि मैम इधर क्या आन पड़ी, है ना, तो जरूरी होती है आपको ना, एक आप भटक जाते हो। और आज के लिए भटकने के लिए बहुत सारी चीजें आज के टाइम पे, मोबाइल, फ्रेंड्स, खराब खराब फ्रेंड्स, है ना, दुनिया, ये सारी चीज आप लोगों को भटकाने के लिए, आपको रास्ता दिखाने के लिए आपके पेरेंट्स एंड आपके टीचर्स, ठीक है, और अच्छे गुड फ्रेंड्स ही हैं जो आपको काम को आएंगे टिल योर लाइफ जहां एंड होगी, और कोई नहीं, और सब आपको गालियां देने के लिए, ठीक है। तो अभी से आंखें खोल लो, अगर आंखें खुली होंगी तो अच्छी बात है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 अपना कौन सा आता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन। तो हर एक चैप्टर के पीछे देखो डिस्टिंग्विश बिटवीन दिया हुआ है, तो उसी क्वेश्चन में से आपको उसी पार्ट में से आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से 3 आपको सॉल्व करने हैं। तो जहां तक मैं देख रही हूँ बहुत इजी डिस्टिंग्विश बिटवीन आया है, और आपको टोटल ये 4 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो ईच क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स के लिए, तो आई से ऑलवेज 5 to 6 पॉइंट आप लिखोगे इनफ है, ठीक है। अगर आप 5 पॉइंट भी लिख देते हो तो इनफ है, 6 पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है। जैसा मैं बोलती हूँ क्यों 5, तो अगर थोड़ी सी अनसेटिस्फैक्टरी पॉइंट्स आपने लिख दिया हो तो 5th पॉइंट देख के वो खुश हो जाता है, और चांसेस होते हैं कि आपको थोड़ा और ज्यादा मार्क्स मिल जाए। तो पढ़ लेना, अगर नहीं पता है तो मेरे जो वीडियोस है वो देख लेना समझने के लिए, तो आपको समझेंगे। इधर मैं डिस्कस नहीं कर सकती हूँ, इधर मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ, मतलब कैसे करना है, क्या करना है वो बता रही हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आंसर इन ब्रीफ है, तो आपको कोई भी 2 चूज करने हैं, 4 मार्क्स के लिए ईच है। तो देखो कंटेंट आई थिंक सो बेस्ट रहेगा। शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है आप लिख देना, एंड व्हाट आर द कंटेंट्स। इनफैक्ट इधर सिर्फ कंटेंट पूछा है, बट आप एडिशनल शेयर सर्टिफिकेट भी बता सकते हो, और उसके कंटेंट की उसमें नेम होना चाहिए, उसमें फोलियो नंबर, उसमें डिस्टिंक्टिव नंबर एंड सिग्नेचर वगैरह डायरेक्टर के, ये सारी चीजें होनी चाहिए। देन सेकेंड पॉइंट इज 4 एडवांटेज ऑफ डिपोजिटरी सिस्टम। 4 एडवांटेज ऑफ डिपोजिटरी सिस्टम, वो आपको चैप्टर नंबर 9 से आप कोई सा भी एडवांटेज लिख सकते हो, और वो एडवांटेज बहुत इजी है। आप अगर वो कंसेप्ट समझ गए तो वो सारी चीजें भी समझ गया होगा। एंड लास्ट इज वन इज आप अपने फंक्शंस लिखो एसबी के, सेबी के, तो वो चैप्टर नंबर 12 का पार्ट है। तो आप 12 में से देख के सेबी का जो फंक्शन है कोई भी 5 लिख सकते हो, इधर कोई 4 नहीं बोला हुआ है, तो डू राइट 5 to 6 पॉइंट हेयर ऑल्सो। लेकिन जहां पे आपको मेंशन किया गया है कि 4 लिखने हैं तो 4 ही लिखना, उधर अपना दिमाग यूज करके 5 मत लिख के आना। जहां पे 4 बोला हुआ है राइट
4 ओनली, और जहां पे कुछ नहीं बोला हुआ है आप 5 to 6 पॉइंट मेंशन कर सकते हो। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में अगेन जैसे क्वेश्चन नंबर 3 रहता है थोड़ा प्रैक्टिकल थोड़ा कंसेप्चुअल, वैसा ही क्वेश्चन नंबर 6 रहता है। तो इधर आपको थोड़ा सा लगेगा सब्जेक्ट का नॉलेज। तो अगर आप देख रहे हो तो इधर आपको 4 में से 2 लिखना है, मतलब देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, मतलब जहां पे वो टफनेस बढ़ा रहे वहां पे थोड़ा ऑप्शंस ज्यादा आपको दे रहे, तो है ना। तो बहुत इजी है स्कोर करना, मैं आपको आज ही बता रही हूं। अगर थोड़ी भी मेहनत आप कर सकते हो करो तो आपको आराम से 80-90% तो आ सकते हैं थोड़ी मेहनत करने पे। देखो उन्होंने बोला हुआ है सबसे पहले कंपनी कैन इशू ओनली सर्टेन टाइप ऑफ डिबेंचर, कहने का मतलब है मेंशन करो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। तो आप बता सकते हो उनको कि दीज ऑल आर सम टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। फिर सेकंड वन इज ऑल कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। तो आपको पता है डिपॉजिटर्स, जो डिपॉजिट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि ओनली गवर्नमेंट कंपनी एंड ओनली एलिजिबल पब्लिक कंपनी कैन इशू पब्लिक टू पब्लिक जो डिपॉजिट्स होते हैं। तो आपको वो थोड़ा सा आंसर फॉर्म करके वो प्रॉपर लिखना है। नाउ थर्ड वन इज इक्विटी शेयर गेट लास्ट प्रायोरिटी इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। अगर प्रेफरेंस शेयर मेंशन कर दो, उसमें डिबेंचर मेंशन कर दो कि इन दोनों को पहले प्रायोरिटी, मतलब सबसे पहले तो आउटसाइडर दैट इज बोरोड कैपिटल वालों को इंटरेस्ट पे किया जाता है, देन प्रेफरेंस शेयर को प्रायोरिटी होती है इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड पेमेंट ऑफ कैपिटल में, एंड देन जो लास्ट प्रायोरिटी होती है बिकॉज दे आर अल्टीमेट रिस्क बेरर, सारी चीजें मेंशन करके आप इनका नाम बता सकते हो कि दे आर द लास्ट प्रायोरिटी इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। एंड फोर्थ वन इज कैपिटल मार्केट इज यूजफुल फॉर कॉर्पोरेट सेक्टर। तो आप इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल मार्केट ये सारी चीजें इधर मेंशन करके वो आंसर प्रेजेंट कर सकते हो। तो इतना कुछ टफ मुझे लगा नहीं। नाउ नेक्स्ट वन इज अटेम्प्ट द फॉलोइंग, दैट इज जो क्वेश्चन नंबर 7 आने वाला है आपके एसपी में, वो प्योरली किस चीज पे आएगा, लेटर्स पे आएगा। ठीक है, तो आपको 3 लेटर दिए जाएंगे जहां पे आपको 2 लेटर लिखना है, और वो टोटल कितने मार्क्स कंटेन करेगा, 10 मार्क्स। मतलब सिर्फ फॉर्मेट लर्न करना और थोड़ी चीजें आपको याद रखना है, और वो चीज करके आपको 10 मार्क्स इधर प्योरली मिल रहे हैं। तो आप मेरा वीडियो जो है चैप्टर लेटर राइटिंग पे वो जरूर देख लो एक बार, तो आपको हेल्प हो जाएगी कि एक्चुअली लेटर राइटिंग कैसे प्रेजेंट करना है। या किसी भी टीचर से पढ़ लो, मैं ये नहीं बोल रही कि हमारा ही चैनल प्रेफर करो या हमको ही देखो, कहने का मतलब है कि मैंने इधर किया हुआ है तो आप मेरा प्रेफर कर सकते हो या मेरा जो वीडियो है वो देख सकते हो। बाकी अगर आपने ऑलरेडी कॉलेज में पढ़ा है, आपने ऑलरेडी कोई क्लास ज्वाइन कर रखा है, तो आप उनकी भी सुन के इधर जो लेटर राइटिंग है वो कर सकते हो। वो सारे टीचर्स अच्छे ही रहते हैं और वो अच्छा ही पढ़ाते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 जो बोनस रहने वाला है वो है 8 मार्क्स का टोटल, और 8 मार्क्स के लिए आपको कंपलसरी एक क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 से तो आने वाला है। ये तो मैंने फर्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग में आपको बताया ही था। तो ये याद रखना कि आपको चैप्टर नंबर 2 अच्छे से करना है, नो डाउट उसके एक भी लॉन्ग आंसर को छोड़ना नहीं है, याद करके जाना है, क्योंकि वन ऑफ द क्वेश्चन जो चैप्टर 1 में से आएगा वो चैप्टर नंबर 8 में से ही पूछा जाएगा। तो आपको याद करके वो चैप्टर नंबर जो 2 है वो करना है विदाउट एनी डिले, वो पहले कर लो, है ना, फिर आपको बाकी सारी चीजें करनी है। ओके, तो एंड जो सेकंड क्वेश्चन है वो कहीं से भी आ सकता है। सो इधर स्टैट्यूटरी प्रोविजन फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स पूछा हुआ है, मतलब ये चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है। तो आप अगर आपको ये आता है अच्छी तरह से तो ये लिखो, अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन आता है अच्छे से तो वो लिखो। ठीक है, दोनों में से एक तो भी आप अच्छे से प्रेजेंट करो, जो आपको बेस्ट तरीके से आता है वो ही लिखना। बाकी फर्स्ट ये है तो हमने ये लिख दिया, खत्म विषय, ऐसे मत करो। ओके, तो ये हो गया आपका टोटल 80 मार्क्स का पेपर इधर फिनिश, एंड आई वांट फ्रॉम यू एटलीस्ट 75। क्या दम है आप में 75 लाने का? मुझे कमेंट सेक्शन में बोलो, जितना भी हम कर रहे हैं उस पे आपको क्या फील हो रहा है कि क्या आप 75 मार्क्स लाने के काबिल हो या और मेहनत करने की जरूरत है।
अगर मेहनत करने की जरूरत है तो किन चीजों पे करने की जरूरत है, तो प्लीज कम्युनिकेट विद मी। आपके कमेंट सेक्शन को देख के ही मैं आगे के जो वीडियोस बनाती हूँ उसमें कुछ सजेशन इनकॉर्पोरेट करती हूँ, सजेशन कुछ तो भी डाल देती हूँ, है ना। तो क्या आप 75 मार्क्स इस पेपर में ला सकते हो? आपको कैसा फील हुआ इस पेपर को सॉल्व करते वक्त? डू राइट इन कमेंट सेक्शन। लिखोगे पक्का? देखो हर कोई जो देख रहा है, मेरे को पता है कौन कौन देख रहा है, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में यस और नो चाहिए कि डू यू फील कि यू कैन गेट 75%, मतलब 75 मार्क्स इन एसपी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मैंने पूरी मेहनत से आपको ये पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करवाया है, और क्या चाहिए मैं आपको और ट्राई कर रही हूँ कि बच्चों को और एडिशनल क्या चीजें चाहिए। तो इधर मैं एक छोटा सा आप लोगों के लिए एक सिर्फ अनाउंसमेंट कर देती हूँ। एक्चुअली मेरे को इधर पीडीएफ दिखाना था बट वो अभी अवेलेबल नहीं है। तो इधर मैं दिसंबर 24 से टिल दिसंबर 31 एक टेस्ट पेपर सॉल्विंग सीरीज, ऐसे महाराष्ट्र में कहीं पे भी नहीं होता है। मेनली क्या होता है, जो महाराष्ट्र बोर्ड, जहां तक मैंने यूट्यूब पूरा देखा है या पूरी दुनिया देखा है ये एचएससी बोर्ड का, वहां पे आपको लेक्चर्स मिलेंगे, वहां पे आपको डाउट सेशंस मिलेगा, सब कुछ होगा। बट एक चीज की कमी हमेशा रह जाती है कि बच्चा प्रिपेयर्ड है, ये कैसे पता लगा पाए कि मैं प्रिपेयर हूं। मेरे को राइटिंग करने की, मेरे को सॉल्विंग करने की है, तो ये कैसे हम पता लगाएं? तो वी आर अनाउंसिंग, मैं शायद ये वीडियो करने के बाद ही शायद ये अनाउंसमेंट करने वाली हूं, जहां पे आप लोगों को एक टेस्ट पेपर, आप बोल सकते हो रिवीजन टेस्ट पेपर मैं आपको देने वाली हूं। वो आप मुझे सॉल्व करके जीमीट के थ्रू आप दोगे, जहां पे मैं जीमीट अपना ओपन रखूंगी, आप एंटर होगे और आपका कैमरा ऑन रहेगा, मैं आपको सुपरवाइज करूंगी, और आप मुझे वो पेपर होने के बाद 3 घंटा पेपर होने के बाद वो मेरे को मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करोगे। मैं वो चेक करके आपका रिपोर्ट कार्ड बनाऊंगी और आपके मोबाइल पे वो सारे जो गलतियां हैं, इंप्रूवमेंट है, सजेशन है, वो आपको सेंड कर दूंगी। तो मतलब ये फर्स्ट टाइम आई थिंक सो इन महाराष्ट्र हो रहा है कि मैं ये रिवीजन टेस्ट पेपर जो अनाउंस कर रही हूँ वो आज तक किसी ने नहीं किया है। तो आप इस चीज का मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हो। ये सारे सब्जेक्ट के लिए है, अकाउंट्स, एसपी, ओसीएम। तो अभी से पढ़ाई करो, है ना। सारे जो यूट्यूब पे सारे वीडियोस है उनको देखो, समझो और अच्छे से पढ़ाई करो, और दिसंबर एंड में आप अपने आप को टेस्ट करो कि आप लोग सॉल्विंग कर पा रहे हो कि नहीं। क्योंकि जो मैं आपको पेपर देने वाली हूं वो पूरा का पूरा बोर्ड पेपर पैटर्न को, जो जैसा महाराष्ट्र बोर्ड पेपर पैटर्न फॉलो करता है वो ही फॉलो करके हम पेपर बनाने वाले हैं। और वो आप पेपर लिखोगे और अपनी गलतियों को पहचानोगे, और या अगर आपको इम्प्रूवमेंट करना है तो आप इम्प्रूव कर सकते हो, क्योंकि इधर मैं पेपर आपका चेक करके आपके व्हाट्सएप पे वो पेपर सेंड करने वाली हूँ। तो इससे क्या होगा, आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा कि यस हम कर सकते हैं। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, हर कोई क्या होता है, क्लास लेता है, रिवीजन लेता है, सारी चीजें तो होती है, बट हम पेपर सॉल्व करें और उस पेपर को जो कोई चेक करने वाला, ऐसा कोई पैटर्न मतलब कहीं पे नहीं मिल जाता है। क्योंकि मैंने पूरे इस जो सिस्टम में यही चीज की कमी पाई। तो अगर आपको ये जो ज्वाइन करना है, ये बैच टेस्ट सीरीज का जो बैच ज्वाइन करना है, तो वो अनाउंसमेंट जरूर देख लेना। मैं शायद ये वीडियो अपलोड करने के बाद ही वो वीडियो अपलोड करूंगी, तो डू सर्च फॉर दैट एंड सारी डिटेल देख लेना, और उसमें क्या क्या चीज मैं आपको बेनिफिट दे रही हूं वो भी देखना, ठीक है। तो और अगर आपको होता है कि यस आपको बेनिफिट मिलेगा तो ज्वाइन करना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे मैं मार्च 24 का जो पेपर है वो सॉल्व करवाऊंगी। तो ऑल फॉर दैट गाइज दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।